हेलो फ्रेंड्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड जो कि इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसमें आज आपको अल्टरनेटिंग मशीन यानी कि सिंक्रोनस मशीन का जो सेकेंड टॉपिक है अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर, उस टॉपिक पर बना ये टॉपिक है आपका है उसके वाइंडिंग से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है तो इस बारे में आज बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो दोस्तों, मशीन की जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग आपकी कंसेंट्रिक, डिस्ट्रीब्यूटिव दो तरीके की होती है, जिनमें इनमें कॉइल्स के जो स्पैन होते हैं, कॉइल के जो स्पैन होते हैं यानी खांचे, उनके बीच की दूरियां, जैसे मान लीजिए स्टेटर का ये खांचा है जिसके अंदर से होकर के कॉइल को जाना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका स्टेटर के खांचे के बीच में आपकी ये वाइंडिंग गुजर रही है। ठीक, इन खांचों के बीच से वाइंडिंग को गुजारा जाएगा, इनमें खांचों में वाइंडिंग की जाएगी। तो जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, जैसा कि स्पेस होना चाहिए दो कॉइल साइड्स के बीच में, यानी ये हमारी कॉइल साइड्स है, ये कॉइल साइड है, यानी ये पूरा एक कुंडली है, कॉइल है, उसके दोनों किनारों को कॉइल साइड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा पोल में निर्धारित दूरी है, निर्धारित खांचा है, उस निर्धारित खांचे से कॉइल साइड का पहला किनारा और दूसरे खांचे में जहां पे निर्धारित है वहां कॉइल साइड का दूसरा किनारा अगर किया जाए वाइंडिंग में, उसकी जो एक्चुअल लोकेशन या पोजीशन या स्थिति होनी चाहिए वहां पे, तो ऐसी स्थिति में की गई वाइंडिंग कहलाती है फुल पिच। क्या कहलाती है दोस्तों? फुल पिच, यानी निर्धारित दूरी जो पहले से डिफाइंड है उस दूरी पर हम कॉइल साइड्स यानी कुंडली के एक किनारे को और दूसरे किनारे को स्थापित करें, तो ये स्थिति हमारी कहलाती है फुल पिच। लेकिन मशीनों में हार्मोनिक्स की स्थिति आती है, यानी अवांछनीय स्थिति, अनवांटेड कंडीशन आती है, जिनमें मशीन के जो फ्रीक्वेंसी है वो वैरी करने लगती है। उस फ्रीक्वेंसी के वैरी करने की वजह से यानी आवृत्ति परिवर्तन की वजह से मशीनों में दिक्कतें आती हैं, जिसे हम हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो उन हार्मोनिक्स को दूर करने के लिए मशीन की वाइंडिंग को फुल पिच न करके बल्कि इसे क्या करेंगे, शॉर्ट पिच करेंगे। शॉर्ट पिच करने का मतलब ये है कि जो हमारा खांचा हो गया, मान लो खांचा नंबर आप ये 1 है और ये खांचा नंबर मान लीजिए कोई सा भी है 5 है, तो खांचा नंबर 1 से पहला कॉइल साइड्स यानी पहला किनारा, 5 से दूसरा किनारा जाएगा। ऐसी स्थिति में ना करके हम क्या करें कि दूसरे कॉइल साइड्स को उससे कुछ पहले, ठीक है, इतना दूरी पहले, कितना दूरी है तो वो हम मानते हैं कि अल्फा डिग्री, जो स्थिति यहां से थी उससे अल्फा डिग्री पहले से ही हम कॉइल के दूसरे किनारे को कोर में रख दिए, स्थिति उसकी अल्फा डिग्री पहले हो गई। तो ये जो कंडीशन है, ये जो प्रोसेस है, उसे बोलते हैं शॉर्ट पिच। क्या बोलते हैं दोस्तों? शॉर्ट पिच। पिच मतलब दूरी, किसकी? कॉइल के एक चालक और दूसरे चालक के बीच की दूरी को ये क्या बोलते हैं? पिच। अगर वो दूरी निर्धारित जो पहले से है उस पर की गई तो वो फुल पिच कहलाती है। अगर निर्धारित दूरी पे ना करके उससे कुछ डिग्री पहले कर दिया जाए, मान लीजिए अल्फा डिग्री पहले कर दिया गया, तो फुल की जगह शॉर्ट हुआ कुछ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट पिच। तो शॉर्ट पिच की वाइंडिंग की जाती है हार्मोनिक्स को कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपकी वाइंडिंग के कंडीशन को। यहां पे देखते हैं आज का टॉपिक जो है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इन अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है? कॉइल की स्थिति अगर वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो, सेम कॉइल को यदि हम डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग के अनुसार करें, वितरित वाइंडिंग के अनुसार करें, या कंसेंट्रिक यानी समकेंद्री वाइंडिंग के अनुसार करें, सेम कंडक्टर को, उसी चालक को, तो उनकी स्थितियां क्या आएंगी? तब उनके ईएमएफ में जो परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन के रेशियो या एक फैक्टर के रूप में इस सम फैक्टर को देखते हैं, जिसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं ईएमएफ इक्वेशन में, जिससे कि अगर वाइंडिंग का ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस अल्टरनेटर के वाइंडिंग का जो एक्चुअल ईएमएफ है वो हमें प्राप्त होगा। तो ये फैक्टर निकालना जरूरी होता है। ये हमारा पर पोल पर फेज जो वाइंडिंग होगी, ठीक है, पर पोल पर फेज वाइंडिंग को अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव कर दें
तब जो ईएमएफ होगा, तथा अगर पर पोल पर फेज वाइंडिंग को अगर हम कंसेंट्रिक कर दें, समकेंद्री कर दें, तो जो ईएमएफ होगा उन दोनों के रेशियो को ही हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या वितरण गुणक, ठीक है दोस्तों, इस नाम से इसे जाना जाता है, जो कि होता है वितरित कुंडली में विद्युत वाहक बल का सदिश योग अपॉन संकेंद्री कुंडली में विद्युत वाहक बलों का योग। ठीक है दोस्तों, तो इसे कह सकते हैं वेक्टर ईएमएफ ऑफ वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ इन डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग। ठीक है, वितरण कुंडली में विद्युत वाहक बलों का सदिश योग, वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ इन डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग, और इसे कहेंगे ईएमएफ सम ऑफ ईएमएफ इन कंसेंट्रिक वाइंडिंग। ठीक है, ये आपका है, इसे इंग्लिश में लिखना चाहो तो वहां पे इंग्लिश में लिख लो। इनका रेशियो होता है ये। ठीक, ये रेशियो निकालने के लिए हमें पहले डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग का ईएमएफ निकालना होगा, और फिर उसी कंडक्टर के द्वारा यदि कंसेंट्रिक वाइंडिंग कर दी जाए तो ईएमएफ का वैल्यू क्या आएगा वो इसे निकालना पड़ेगा। तो इसे इरेज करते हैं दोस्तों और आगे का डेरिवेशन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम कॉइल्स की कंडीशंस को देखे हैं। ये आपका है ये स्थिति डिस्ट्रीब्यूटिव की। ठीक, और आपके डिस्ट्रीब्यूटिव की जो कंडीशन है वो आपका एग्जैक्ट वैल्यू ये आ रहा है, ई मान। ठीक है दोस्तों, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव का ईएमएफ आएगा वो आएगा ए ई। ठीक है, ए ई वैल्यू ही हमें प्राप्त होगी। ए ई वैल्यू प्राप्त करने से पहले हम देखते हैं कि यदि इसे हम ओ मान लेते हैं और इसे ओ डैश मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में ये अगर लेंथ आर हो, ये भी लेंथ अगर आर हो, तो ऐसे सिचुएशन में ये हम निकालेंगे ओ डैश ए ओ। ठीक है, इस ट्राइंगल में देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की स्थिति दिखती है, और यहां पे एंगल देखते हैं तो मानिए ये पूरा एंगल यहां से लेकर के यहां तक का एंगल हमारा एम बीटा हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वैल्यू क्या आएगी एंगल का, ये मान क्या आएगा, तो ये आएगा एम बीटा बाई 2, क्योंकि ये इसी का आधा है। ठीक है, यदि एक कॉइल यानी ए बी के बीच में अगर हम एंगल मानते हैं यहां तक का कि ये अगर बीटा है तो ये इतना एंगल कितना आएगा, तो ये आएगा बीटा बाई 2। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं, ए से लेके ई तक का एंगल कितना है, एम बीटा है, तो ए से लेके ओ तक का एंगल कितना होगा, जस्ट उसी का हाफ है तो हो जाएगा एम बीटा बाई 2। ठीक, यदि हमारा ए से बी तक का जो एंगल बनाता है ओ डैश पर वो वैल्यू आपकी बीटा है, तो ये ए और बी के बीच की जो लाइन परपेंडिकुलर खींची गई है, जो उसे दो सेम हाफ पोर्शन में डिवाइड करता है, समान दो भागों में विभाजित करता है, वहां जो लाइन का इस ओ डैश पर एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो क्या बनेगा, तो बीटा का आधा बनेगा, बीटा बाई 2। तो आइए दोस्तों डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं कंडीशन ए ओ डैश की। ठीक है, तो ए ओ डैश में यहां पे आपका एंगल जो बनेगा
वो एंगल क्या बनेगा, m बीटा बाई 2, और ये दूरी क्या होगी r। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल ए ई का मान। तो पहले हम क्या करेंगे कि ए ओ का मान निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उसी का डबल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ये जो कंडीशन आएगी ये निकालने के लिए, तो यहां पे कह सकते हैं साइन एंगल क्या है, m बीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और लंब की वैल्यू क्या है, तो लंब ये पड़ रहा है 90 डिग्री, यही है, यही लंब पड़ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए ओ अपान कर्ण की वैल्यू कितना आ रही है, r। ठीक है दोस्तों, तो ए ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए ओ की वैल्यू आ जाएगी r इंटू साइन m बीटा बाई 2। ठीक है, ये तो ए ओ की वैल्यू हो गई, तो अगर हमें ए ई की वैल्यू लिखनी है तो वो 2 ओ ए हो जाएगा, या ओ ए या ए ओ। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 2 r साइन m बीटा बाई 2, ये हो गया ए ई का मान। कौन सा ईएमएफ निकलेगा इससे, कौन सा मान निकलेगा, कौन सा फैक्टर, तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन में, अगर वाइंडिंग प्रति फेज प्रति पोल डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन में की जाए, यानी वितरण स्थिति में वाइंडिंग की जाए वितरित करके, तो ये फैक्टर आएगा, क्या आएगा, 2r इंटू साइन m बीटा बाई 2। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप याद रखिएगा। इसे कहीं और जगह लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, इसका मान क्या आया है, 2r साइन m बीटा बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आई ए ई की। ठीक है, तो यहां पे आप इसे इरेज करते हैं, और इसमें हम कंसेंट्रिक कंडीशन में यानी समकेंद्रीय स्थिति में जो ईएमएफ का वैल्यू आएगा, ईएमएफ का मान आएगा, उसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कंसेंट्रिक कंडीशन में हम देखेंगे पहले किसी एक का, ए बी और ओ डैश का। ठीक है, ये हमारा ओ डैश है और ये हमारा ए है और ये बी है। ठीक, इसका एंगल कितना आएगा, तो इसका एंगल देखिए बीटा बाई, ये टोटल आएगा एंगल बीटा का, टोटल एंगल कितना बनेगा, बीटा बनेगा। ठीक है, ये आपका आया ए बी ओ डैश, यानी यहां से यहां और इसके बीच का एंगल टोटल बीटा है और उसका हाफ होगा तो बीटा बाई 2। ठीक, तो पहले हम उसके हाफ को लेकर के वैल्यू चलते हैं, जैसा कि पिछले में चला गया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा बीटा बाई 2, ये वैल्यू r है, तो साइन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये अगर कर लेते हैं q, तो ये हो जाएगा a q अपान r, तो कैपिटल Q कर लेते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, तो ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू साइन बीटा बाई 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ए क्यू का ही तो जब डबल ए बी है, तो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए क्यू। ठीक है दोस्तों, तो 2 इंटू आर साइन बीटा बाई 2। ठीक है, ये तो हमारा आया ए बी का मान। ठीक है, किसका मान आया, ए बी का। हमें क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूटिंग बाइंडिंग का मतलब ए से लेकर के ई तक का सीधा ईएमएफ, सीधा जो फैक्टर आएगा वो अपान में ए बी, इसे जोड़ते हुए फिर इसे जोड़ते हुए फिर इसे जोड़ते हुए और फिर इसे जोड़ते हुए। ठीक है, तो हमने क्या माना कि एंगल जो बनेगा वो बीटा है, लेकिन वो कितने भागों में विभाजित है, तो वो m भागों में विभाजित है। तो हम 1 2 3 4 ऐसे करके किए हैं, 4
भागों का ईएमएफ, लेकिन वो है कितनी बार, m बार है। ठीक है, स्लॉट्स की संख्या कितनी है, m है। तो हम टोटल अगर निकालना हो कंसेंट्रिक का ईएमएफ तो वो क्या आ जाएगा, कंसेंट्रिक का आएगा वो हो जाएगा m इंटू ए बी, m इंटू 2r साइन बीटा बाई 2। ठीक है दोस्तों, अब हमें रेशियो क्या निकालना था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंडिंग की कंडीशन में जो आपका आएगा मान, वो अपान में कंसेंट्रिक बाइंडिंग की कंडीशन में जो वैल्यू आएगी उनका, उन दोनों का रेशियो निकालना था। तो हम देखते हैं कि यहां पे ये वैल्यू थी और यहां पे ये वैल्यू आई हुई है, ये ठीक, इन दोनों का ही रेशियो रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे इन दोनों का रेशियो रखा जाएगा जो कि कंसेंट्रिक और डिस्ट्रीब्यूटिव का है। तो रेशियो रखा जाएगा के डी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव की कंडीशन में ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ईएमएफ है, कौन सा, वेक्टर सम का, और ये आपका ईएमएफ है कौन सा, तो ये आपका ईएमएफ है कंसेंट्रिक का। ठीक है, ये अरिथमेटिक सम है। तो इनका जो रेशियो आएगा, पहले वाले का रेशियो आया है 2r साइन m बीटा बाई 2, टोटल के अपान में है ये m इंटू 2r साइन बीटा बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा 2r, अब बचेगा क्या, तो बचेगा साइन m बीटा बाई 2 टोटल के अपान m इंटू साइन बीटा बाई 2, यही आपका ये kd होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, kd की वैल्यू साइन m बीटा बाई 2 अपान m साइन बीटा बाई 2, ये वैल्यू आएगा, जहां पे ये बीटा बाई 2 यहां पे है, ऐसे ये यहां पे बीटा बाई 2। ठीक है, बीटा कहां पे है, a और b का बीच का एंगल। ऐसे ही स्लॉट्स की संख्या क्या है, ये m स्लॉट्स है और बीटा क्या है, a और b स्लॉट के बीच का एंगल है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कंप्लीट हुआ। जब ईएमएफ हम इक्वेशन निकालेंगे वहां पे ही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आपका अगला टॉपिक है कॉइल स्पैन फैक्टर, जिसे कोडिंग फैक्टर भी बोलते हैं या पिच फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये किसी कुंडली में उनका वेक्टर सम के P इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ इन कॉइल अपॉन अरिथमेटिक सम, arithmetic sum of EMF in coil। ठीक है दोस्तों, इनको हिंदी में भी लिख देते हैं, कुंडली के विद्युत वाहक बलों का सदिश योग के बटे में कुंडली के विद्युत वाहक बलों के अंकगणितीय योग। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब अरिथमेटिक सम। ठीक है,
अब यहां पे देखते हैं, यहां पे वही चीजें जो बताए थे वो अल्फा डिग्री देखिए पीछे, ये यहां पे शॉर्ट पिच है, ये आपका क्या है शॉर्ट पिच है, और ये आपका क्या है फुल पिच है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा डिग्री पहले किया गया है शॉर्ट पिच को, तो उसी कंडीशन को यहाँ पे दिखाई गई है कि हमारे डिग्री की वैल्यू क्या है अल्फा डिग्री। ये हमारा वैल्यू है। यदि एक के द्वारा जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू ई मानी जाए, इसके द्वारा जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू ई मानी जाए, तो ये तो अरिथमेटिक सम हो गया ई प्लस ई। ठीक है, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका आएगा वेक्टर सम। ठीक है, इंडिविजुअल देखा जाए तो ईएमएफ एक कुंडली के द्वारा, एक क्वाइल के द्वारा, और ईएमएफ दूसरे क्वाइल के द्वारा। ये जनरली हम लिख लेंगे अरिथमेटिक सम के तौर पे कि यानी दो क्वाइल साइड्स हैं जिनके द्वारा ईएमएफ और ईएमएफ जनरेट किया जा रहा है, तो अरिथमेटिक सम क्या हो जाएगा 2e हो जाएगा। लेकिन अगर उनका वेक्टर सम निकाला जाए, वेक्टर मतलब उनका जो दिशा के अनुसार योग होगा वो, तो ईएमएफ का वाल ईएमएफ जुड़ेगा कुंडली के दूसरे किनारे से। सर देखिए यहाँ पे ये ई जनरेट करेगा और ये भी ई जनरेट करेगा, दोनों के एंगल का डिफरेंस कितना है अल्फा, तो ये ईएमएफ और ये ई, ये अल्फा डिग्री से डिफरेंस, इनका आएगा क्या टोटल वैल्यू, तो ये एक दूसरे से cos अल्फा बाई 2 से है, तो ये 2e cos अल्फा बाई 2 आएगा, ये वेक्टर सम। ठीक है दोस्तों, ये वेक्टर सम कैसे आएगा इतना, तो यहां से हम समझा देते हैं थोड़ा सा। ये वैल्यू आपकी है टोटल, यहां पे ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहां पे ये अल्फा बाई 2 बना रहा है, यहां पे ये अल्फा बाई 2 बना रहा है एंगल, इसकी वैल्यू e है, और हमें यहां से 90 डिग्री बना रहा है, तो यहां पे cos की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे cos की वैल्यू आएगी cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, अगर इसे a b c और d मानते हैं तो ए बी अपान ई, तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ई इंटू कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ तो ए भी निकला केवल, लेकिन हमें निकालना क्या है ए सी, जस्ट उसी का डबल है, तो ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी, ये हो जाएगा 2 इंटू ई इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ये ए सी की वैल्यू। ठीक है, तो ये सदिश योग आएगा, तो सदिश योग की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2e कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, और अंकगणितीय योग का कितना मान आएगा, तो 2 है ईएमएफ, एक ई वोल्ट और एक ई वोल्ट, दोनों किनारे, तो वो आ जाएगा 2e। ठीक है, अंकगणितीय मतलब सीधा जुड़ जाएगा, उसमें वेक्टर का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये वैल्यू आएगी 2e से 2e कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैल्यू आपकी क्या आएगी केपी की, कॉस अल्फा बाई 2, यही आपकी केपी की वैल्यू आ गई, यानी पिच फैक्टर की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये फैक्टर जो कि कॉइल स्पैन फैक्टर, पिच फैक्टर कहलाता है, ये समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले क्लास में, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि और भी अनदर ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे ब्रांचेस के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो उन्हें पढ़िए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका यूज करिए और अपने पढ़ाई को अच्छे से सुचारू रूप से चलाते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।